Hello everyone, this is Kaveri Kathuria here, and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also staying at home, right? So this is the part 2 of the chapter 1 class 12th of Indian economics. So let's start with the topic industrial sector on the eve of independence. In this lecture we're going to discuss about the इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि जब हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिचुएशन कैसी थी और इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। जब भी आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि इससे पहले जो ब्रिटिश रूल चलता था, ब्रिटिश राज जो था, एक एरा चल रहा था जहाँ पर ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे हमारी कंट्री पर। तो उस समय क्या सिचुएशन थी पहले ये देखते हैं। सबसे पहली सिचुएशन ये देखी हमने कि डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस जो है डिके हो रहा था, वो इंडस्ट्री डिकेज हो रही थी जस्ट बिकॉज कि देखिए जब हम ब्रिटिश रूल की बात करते हैं प्रायर टू द ब्रिटिश रूल्स तो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस इंडिया में बहुत ही रेपुटेशन थी उसकी बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड द एक्सीलेंस। हमारी हैंडीक्राफ्ट की क्वालिटी इतनी बेटर थी कि इसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही ब्रिटिश राज आया तो उन्होंने इस इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया और डिस्ट्रॉय करने का एक बिगेस्ट रीज़न था उन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल पॉलिसीज़, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाई गई थी और इसी की वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था वो ज़्यादा क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब ये देखते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ है क्या। क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये पाया कि जो इंडिया है यहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, हमारी कंट्री में रॉ मटेरियल जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में अवेलेबल था लेकिन उसका जो प्रॉपर यूज़ नहीं था, राइट। तो वो लोग क्या करते थे कि उन लोगों ने यहाँ से रॉ मटेरियल लेना स्टार्ट किया। रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाता था, इंडिया से एक्सपोर्ट करके रॉ मटेरियल कहाँ जाता था, ब्रिटेन में जाता था और ब्रिटिशर्स उसको यूज़ करते थे, यूज़ करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते और फिनिश गुड्स से कन्वर्ट करके फिर वापस इंडिया में आता। तो मतलब इंडिया जो है फिनिश गुड्स को अब इम्पोर्ट करता था, पहले एक्सपोर्ट करता था कच्चे माल को, फिर इंपोर्ट करता था बने हुए माल को, फिनिश गुड्स को। तो बेसिकली ये सिचुएशन फेस की जाती थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी वो देखते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का क्या मतलब है, इट अलाउ टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर ख़राब हो गया। वो क्या था पॉइंट कि टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट किया जाता था। किसको एक्सपोर्ट किया जाता था, रॉ मटेरियल को। कहाँ से, इंडिया से। इंडिया से रॉ मटेरियल जा रहा है कहाँ पर, ब्रिटेन में। इट मीन्स कि यहाँ पर इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया जब एक्सपोर्ट करता था तो एक्सपोर्ट जो होता था वो टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट होता था। इट मीन्स कि उसके ऊपर ड्यूटी नहीं होता था, तो टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट होता था। एक बार आप ये मान सकते हैं, राइट। लेकिन सेकंड पॉइंट इसी के साथ क्या था कि टैरिफ फ्री इंपोर्ट। जब इंडिया इंपोर्ट करता था, अब इंडिया इंपोर्ट करता था जब फिनिश गुड्स का, इट मीन्स रॉ मटेरियल को जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता था तो हम इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ब्रिटिश के बने हुए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को इंडिया में जब लाया जाता था वो होते थे आपके टैरिफ फ्री इंपोर्ट। इट मीन्स कि जब इंपोर्ट किया जाता था तो उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगता था, राइट। अब इसका मेन रीज़न क्या है कि इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ख़राब हो गई। देखिए जब अगर माल यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है कहाँ पर, ब्रिटेन में। जब एक्सपोर्ट किया जाता था तो एक्सपोर्ट के ऊपर जो है आपको ड्यूटी नहीं मिल रहा, तो एक तो यहाँ पर ये लॉस है। और दूसरा जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो बिना ड्यूटी के आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा माल इंडिया में आ पाता था और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स से उनकी डिमांड बढ़ रही थी। तो बेसिकली ये एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहे थे, राइट। आप आगे इसकी क्लैरिफिकेशन देखिए, आपको क्लियर होगा। एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटी वॉज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स विच रिड्यूस देयर कम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। और दूसरी तरफ क्या किया गया कि जब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता था तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगा दी गई। इट मीन्स कि अब एक्सपोर्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो गया कि अगर हमें किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करना है तो उसके ऊपर एक ड्यूटी भी पे करनी होगी।
तो अब यहाँ क्या कर रहे थे कि एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके ऊपर आपको एक हैवी ड्यूटी पे करना होता था, लेकिन जब आप रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटी पे नहीं किया जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट्स के लिए इसके ऊपर से ड्यूटी हटा दी थी। और यहाँ पर भी उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी लगा दी, जस्ट बिकॉज कि यहाँ से एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाए और यहाँ का प्रोडक्ट जो है बाहर जाकर उसकी सेल ना हो। तो इसकी वजह से हो क्या रहा था कि ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट्स थे उनकी इम्पोर्टेंस इंडियन मार्केट में बढ़ने लगी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स जो थे उन लोगों की रेपुटेशन जो है वो अपने डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट में इनकी रेपुटेशन कम होने लगी, और इसकी वजह से हमने एक सिचुएशन फेस की कि हैंडीक्राफ्ट का जो आपका बिजनेस था, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाज द एंड रिजल्ट। सो लास्ट रिजल्ट ये निकल कर आया कि हैंडीक्राफ्ट की डिमांड ही कम हो गई, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि नेक्स्ट पॉइंट है कि डिसअपियरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स। जब हम इंडस्ट्रियल एरा की बात करते हैं तो उस समय बेसिकली क्या होता था कि इंडस्ट्रियल एरा से पहले हमारे यहाँ जो भी डिसीजंस लिए जाते थे तो अलग अलग एरियाज़ में रूल करते थे नवाब, राजस, प्रिंसेस, एम्पीरियर्स, इस टाइप के यहाँ राजा हुआ करते थे। वो लोग डिसाइड करते थे कि उन लोगों को कैसे मतलब जस्टिस प्रोवाइड करना, तो सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस उनके हिसाब से चलता था। तो इन लोगों की वजह से जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था उसको बहुत ही रेपुटेशन अच्छी मिली, इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होती थी। बट जब से ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ तो उन लोगों ने इस कोड को एंड कर दिया। इट मीन्स कि उस टाइम ये राजा नवाब्स का सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर दिया, और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये हुआ कि सारे रूल्स जब हम ब्रिटिशर्स के फॉलो करते थे, ब्रिटिशर्स अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग रूल बनाते थे, तो हमारे इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने बेनिफिट नहीं होने दिया, और इसी की वजह से भी हैंडीक्राफ्ट बिजनेस आपका ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट एक और था जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, कंपटीशन फॉर मशीन मेड प्रोडक्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है बहुत ही वहाँ पर मशीनरी को यूज़ किया जाता था, उनके पास न्यू टेक्नोलॉजीज़ थी, और न्यू मशीनरी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, मशीनरी के थ्रू प्रोडक्ट बनाया जाता था, और उसकी वजह से उनकी कॉस्ट भी बहुत कम आती थी। उनका प्रोडक्ट बहुत ही बेटर क्वालिटी का बनता था एज़ कंपैरिजन कि हम लोग हाथ से किसी चीज़ को मैनुअली अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो एक तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, दूसरा उसमें वो क्वालिटी नहीं होती, वो फिनिशिंग नहीं होती जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स में होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो मशीन के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो भी अट्रैक्ट कर रहे थे लोगों को, कि उन लोगों को वो मशीन मेड्स प्रोडक्ट्स ज़्यादा पसंद आ रहे थे। एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स की डिमांड ख़त्म हो गई, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड में आप देखेंगे कि जैसे ही ब्रिटिश कल्चर यहाँ पर हमारे कंट्री में आया तो बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, तो वो लोग भी अडोप्ट करना चाहते थे वेस्टर्न कल्चर को, तो उन्होंने भी ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी जो ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा था ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज़ को। तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ की डिमांड जो है यहाँ पर फॉरेन डोमेस्टिक मार्केट में भी ख़त्म हो गई। सी अगर हमारा प्रोडक्ट्स मार्केट में अगर उसकी सेल कम हो जाती है तो हम कहीं ना कहीं फेस कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारे ही कंट्री में डोमेस्टिक मार्केट में ही कम हो जाए तो ये बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है कंट्री के लिए। और यही एक सिचुएशन थी जो इंडिया ने फेस की एट द टाइम ऑफ द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश राज। नेक्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। एक रेलवे को हम जानते हैं कि रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में बाय द ब्रिटिशर्स, लाए थे रेलवे को। हालांकि आज अगर रेलवे जो है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए हमें बहुत बेनिफिशियल है, जिससे हमें बहुत इनकम भी होती है आज के टाइम में अगर हम देखें गवर्नमेंट को। लेकिन जब ये रेलवे लाई गई थी तब ये हमारी बेनिफिट के लिए नहीं लाई गई थी, ये बेनिफिट के लिए लाई गई थी ब्रिटिशर्स के लिए। वो लोग रॉ मटेरियल को यहाँ से ले जाते थे ब्रिटेन में, और यहाँ से फिनिश गुड्स बनकर ट्रेन के थ्रू, रेलवेज़ के थ्रू यहाँ पर इंडिया में लाया जाता था। तो कहीं ना कहीं रेलवे इंट्रोड्यूस की गई थी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिशर्स, और इसी की वजह से भी हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पर बहुत ज़्यादा बुरा असर हुआ। तो बेसिकली ये दो रीजंस हैं जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जिसमें से एक डिस्कस किया कि हमने हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस कैसे आपका ठप हुआ, और दूसरा पॉइंट रहा कि अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ कैसे ग्रो कर रही हैं। सी जब हम बात करते हैं ब्रिटिश एरा की तो उस समय एक सिचुएशन थी कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रीज थी वो इस्टेब्लिश की गई थी प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो थे उनके द्वारा इंडस्ट्री सेटअप की गई थी। जैसे इंडस्ट्री आयरन स्टील देखें, हम शुगर की देखते हैं, तो ये इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाया गया था किसके द्वारा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। और दूसरी तरफ आप एक सिचुएशन फेस करेंगे कि जब हम वर्ल्ड वार 1 और 2 की बात करते हैं उस समय स्कार्सिटी थी किसकी, इंडस्ट्रियल गुड्स की। तो
कहता है कि एक ये भी हमने सिचुएशन फेस की उस टाइम, और उस समय जो एस्टैब्लिश की गई थी इंडस्ट्रीज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज सेटअप की गई थी। तो ये एक सिचुएशन थी। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि स्टेट का पार्टिसिपेशन जो है मॉडर्न इंडस्ट्रीज में बहुत कम था या हम कहीं लिमिटेड था। स्टेट का पार्टिसिपेशन मीन्स कि हमारी गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत कम था। बेसिकली वो पैसा लगाती थी। स्टेट कहाँ पार्टिसिपेट करती थी, रेलवेज में या फिर कम्युनिकेशंस में। तो विच हेल्प एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। कहीं ना कहीं रेलवेज वगैरह की वजह से ही ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था हमारी कंट्रीज़ में बिजनेस एक्सपेंड करने में। और तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि उस समय जो है नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री वर्थ द नेम। उस समय कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ का मतलब है कि ऐसी इंडस्ट्री जो गुड्स प्रोड्यूस करती है, मशीनरी या फिर इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाती है। तो इस तरह की इंडस्ट्रियल गुड्स इंडस्ट्रीज उस समय नहीं थी, और इन सब की एब्सेंस के कारण भी कहीं ना कहीं हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही बैकवर्ड था और पिछड़ा हुआ था। अब पॉइंट आप देखेंगे कि ऐसे बिगेस्ट रीजंस क्या थे जिनकी वजह से हमारा जो इकॉनमी था इतना बैकवर्ड हो रहा था और उसकी ग्रोथ इतनी लिमिटेड थी। सी फर्स्ट पॉइंट इज द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई, और इसका बिगेस्ट रीज़न क्या था जो हमने डिस्कस किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। दूसरा था कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हो रही थी जस्ट बिकॉज कि इट वॉज बाय लार्ज रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। इट हेल्प एक्सपेंशन ऑफ इंडियन मार्केट टू द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि अगर ज़्यादा मात्रा में रेलवेज एक्सपेंड कर रही थी तो इसका बेनिफिट हमने देखा कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को मिल रहा था। नेक्स्ट इज कहता है कि कैपिटल गुड्स जो है ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी, ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं थी। और द फोर्थ पॉइंट इज वाइल द ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री वर डिकेइंग। जब ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज जो है डिके कर रही थी तो वहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज अपनी इन्फेंट स्टेज में थी, इट मीन स्टार्टिंग स्टेज में थी। और जैसे ही ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की डिमांड, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो रही थी, ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे कि हम इम्पैक्ट हो रहे थे, हम इम्प्रेस हो रहे थे किससे, ब्रिटिश कल्चर से, और वहाँ पर हमारा मॉडर्न इंडस्ट्री उसकी वजह से ग्रो कर रहा था। तो बेसिकली ये रीजंस आप जो है यहाँ देखेंगे, राइट। तो आप देखें कि मोस्टली हमारी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किसने किया, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर को किसने इम्पैक्ट किया। दो पॉइंट्स ने, एक तो था कि ब्रिटिश रूल्स की वजह से हमारा जो खुद का हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था इंडिया का वो एकदम ठप हुआ। और सेकंड पॉइंट इज़ कि यहाँ पर जो है ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स से जो हम इम्प्रेस हो रहे थे, जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे, या फिर हम कहें कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के प्रोडक्ट आ रहे थे या उनके कल्चर से हम इम्पैक्ट हो रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ा रहा था। या फिर ये कहें कि रेलवे के थ्रू जो है वो लोग अपना बिजनेस एक्सपेंड भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ जो है वो डिके कर रही थी और जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक्सपेंड कर रही थी। तो ये एक सिचुएशन थी एट द टाइम पीरियड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश राज के टाइम पीरियड में हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसी थी। सो यही एक सिचुएशन थी जब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसी एक सिचुएशन हमने फेस किया, राइट। तो ये बेसिकली जो है आज हम कवर कर रहे हैं इस लेक्चर में, और बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल्सो स्टेइंग एट होम। सो थैंक यू वेरी मच।